हेलो गाइस। तो फाइनली हमने इमिग्रेशन क्लियर कर लिया। जैसा सुना था कि इमिग्रेशन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा मुझसे पूछा नहीं है। मैंने पासपोर्ट दिया अपना और उन्होंने मुझे बोला कि वीज़ा दिखाओ। वीज़ा दिखाया, टिकट दिखाई और पूछा क्यों जा रहे हो, तो मैंने बोला कि मैं सिर्फ ट्रैवलिंग करने जा रहा हूँ। कब आओगे वापस, मैंने 11 तारीख अपनी बताई, मैं 11 को वापस आ रहा हूँ। तो बहुत ही ईजी था, कुछ ऐसा दिक्कत मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि जैसा लोग बोलते हैं कि इमिग्रेशन के लिए मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ जो मैंने आज एक्सपीरियंस लिया। आपको वही पता है जो आप बताने वाले हो, या आप वही बताने वाले हो जो आपको पता है। उससे बेटर है कुछ सुनो मत, कुछ देखो मत। जो आपको पता है कि हम यहाँ जाने वाले हैं, तो आपको वही बोलना है जो आपको पता है। तो हम अभी आ गए हैं अपस्टेयर में, जहाँ ड्यूटी फ्री एरिया है। तो देखते हैं वहाँ पे क्या है, जो है आपको दिखाते हैं, देखिए। Hey guys, good morning. वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। और आप सभी का स्वागत है हयान हरलीन्स व्लॉग में। और आज हमारा जो व्लॉग है वो है एक बजट में आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कैसे प्लान कर सकते हैं। तो सिकर है, पासपोर्ट है और सारे जो है डॉक्यूमेंट्स है वीज़ा के और सारे पेपर्स वगैरह, और आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स है और आईडी प्रूफ की ज़ेरॉक्स है, पासपोर्ट की ज़ेरॉक्स है जैसे कि मैंने बताया। और उनको ज़रूरत है तो वो उसका यूज़ कर सकते हैं। उनका वॉलेट है और साथ में है कुछ नाश्ते। हम इंडियंस कहीं भी जाते हैं तो हमारे पास ऑब्वियस हमारे पास एक इंडियन स्नैक्स ज़रूर होते हैं। और ये है हमारा ट्राईपॉड एंड हमारे ब्लूटूथ, वायरलेस ब्लूटूथ और एक एक्स्ट्रा फ़ोन। इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, आगे हम बात करेंगे कि। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था थोड़ी देर पहले कि हम एक बजट ट्रिप प्रिपेयर किया हमने लास्ट मंथ में, 2 महीने पहले सब प्लान किया था। और फाइनली आज उसकी डेट आ गई है 6 अक्टूबर, जो मैं अहमदाबाद से हनोई फ्लाई कर रहा हूँ वियतनाम के लिए। 4-5 दिन का मेरा टूर है। और अभी मैं अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इन कर गया हूँ और मैंने बोर्डिंग पास भी ले लिया है। मुझे वज़न को लेके, लगेज को लेके थोड़ा सा डाउट था, मेरा कोई 7.5 के आसपास हो रहा था। तो फिर मैंने जो मेरे पास में खाना था वो मैंने अलग कर लिया था अपना, तो मेरा कुछ 6.5 किलो के आसपास हो रहा था, तो जो मेरा इजीली हो गया। मुझसे वीज़ा पूछा उन्होंने टिकट काउंटर पर। जनरली टिकट काउंटर नहीं पूछता, पर उन्होंने होटल बुकिंग देखी, वीज़ा देखा मेरा, पासपोर्ट देखा मुझे। और ध्यान रखें एक बार कि आप काउंटर छोड़ने से पहले अपना पूरे पेपर्स, डॉक्यूमेंट एक अच्छे से फ़ोल्डर में कैरी करके वापस ले लीजिए। और घर से भी फ़ोल्डर एक लेके आइए, वो मैं आपको फ़ोल्डर भी दिखाऊंगा कि मैंने कैसे फ़ोल्डर तैयार किया था। क्योंकि पासपोर्ट बहुत मेन अपना एक हिस्सा है कि ये पूरे ट्रैवलिंग का, अगर आपका पासपोर्ट कहीं हो गया तो फिर आपका पूरा ही टूर ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट अभी मुझे जाना है इमिग्रेशन की तरफ। तो इमिग्रेशन में बहुत लाइन है नहीं है और ये मेरा फर्स्ट ट्रिप है। अब आगे जाके देखते हैं कि इमिग्रेशन में हम क्या पूछते हैं। मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता, कोई नर्वसनेस भी नहीं है मेरी। सिंपल है, हम जो पूछेगा उसका जवाब देना है, तो ज़्यादा कोई बड़ा इशू है नहीं है इसका। फैमिली मुझे छोड़ के चली गई है। बारिश भी बहुत सारी हो रही थी, आज बारिश का मौसम था। और ऐसा हमने देखा है अभी गूगल पे, वियतनाम में भी बारिश है अगर देखो। वैसे तो मैंने आपने देखा ये रेनकोट, अम्ब्रेला सब कैरी किया हुआ है मैंने। तो आई होप कि आगे जाके मुझे दिक्कत ना आए। बाकी देखते हैं ऊपर वाला क्या करता है। ट्रिप तो फर्स्ट है, तो ट्रिप को एंजॉय करेंगे और आपको भी एंजॉय करवाऊंगा। और अभी चलते हैं हम इमिग्रेशन की तरफ। मैं आपको सामने की साइड में दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद में। देखो दोस्तों, वो सामने वियतनाम का टिकट काउंटर है, जहाँ से मैंने अभी बोर्डिंग पास लिया है। ज़्यादा पब्लिक नहीं है, कम पब्लिक है, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं हुआ है। और मुझे यहाँ से सामने जाना है इमिग्रेशन की तरफ, और इमिग्रेशन में लाइन नहीं है। तो अभी चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ और देखते हैं क्या सवाल और क्या जवाब मैं देता हूँ। हेलो गाइस। तो फाइनली हमने इमिग्रेशन क्लियर कर लिया। जैसा सुना था कि इमिग्रेशन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा मुझसे पूछा नहीं है। मैंने पासपोर्ट दिया अपना और उन्होंने मुझे बोला कि वीज़ा दिखाओ। वीज़ा दिखाया, टिकट दिखाई और पूछा क्यों जा रहे हो, तो मैंने बोला कि मैं सिर्फ ट्रैवलिंग करने जा रहा हूँ। कब आओगे वापस, मैंने 11 तारीख अपनी बताई, मैं 11 को वापस आ रहा हूँ। तो बहुत ही ईजी था,
कुछ ऐसा दिक्कत मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि जैसा लोग बोलते हैं कि इमिग्रेशन के लिए मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ जो मैंने आज एक्सपीरियंस लिया, आपको वही पता है जो आप बताने वाले हो, या आप वही बताने वाले हो जो आपको पता है। उससे बेटर है कुछ सुनो मत, कुछ देखो मत। जो आपको पता है कि हम यहाँ जाने वाले हैं, तो आपको वही बोलना है जो आपको पता है। तो हम अभी आ गए हैं अपस्टेयर में, जहाँ ड्यूटी फ्री एरिया है। तो देखते हैं वहाँ पे क्या है, जो है आपको दिखाते हैं, देखिए। दोस्तों, इमिग्रेशन पे बिल्कुल पब्लिक नहीं है आज, बहुत इजीली सबका फिनिश हो रहा है। मेरा भी सेम ऐसा ही था, पब्लिक नहीं थी। 2-4 क्वेश्चन जर्नली किए थे, और अभी मुझे आई थिंक 1 घंटे से ज़्यादा हो गया इमिग्रेशन क्लियर किए हुए, और मैं तो बोर हो गया हूँ अभी यहाँ पे, क्योंकि अहमदाबाद एयरपोर्ट पे आई थिंक मुझे कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बाग बकरी का एक टी का काउंटर है, जिसको टी की चुस्की लेनी हो चाहेगी वो ले सकता है यहाँ पे इजीली, बट कॉस्टली है। मैंने देखे हैं प्राइस, सब 90-100 रुपीज़ के पास है। तो देख लीजिए, जिसको भी चाय का शौकीन हो तो ले सकते हैं। मैंने तो अपने लिए बाग बकरी का ही रेडी टू ईट चाय ली हुई है, और मैं तो वही लूँगा अभी थोड़ी देर में। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद हमने यहाँ से एंट्री ली। यहाँ से एंट्री लेने के बाद हम ये रास्ते से नीचे ये ग्राउंड फ्लोर है, मैं अभी अब फ्लोर पे हूँ, और यहाँ पे लिफ्ट है। आप लिफ्ट में से भी आ सकते हैं, उसके ऑपोजिट आप स्टेयरकेस है, ऑटोमेटिक एलिवेटर है, आप उसका यूज़ करके भी आ सकते हैं। पब्लिक बिल्कुल नहीं है, क्या रीज़न है पता नहीं है मुझे, नहीं तो जनरली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे काफ़ी पब्लिक होती है। शायद वैकेशन नहीं है, यहाँ घूमने का सही समय है कि नहीं है, ये तो मुझे अभी वियतनाम जाके ही मालूम पड़ेगा। कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सारे रिव्यू देखे हैं, वीडियोस देखी हैं मैंने, काफ़ी दिन से कर रहा था मैं सब प्लानिंग। तो पर एक चीज़ है, प्लानिंग में वही होता है जो आपको करना होता है। आप बहुत सारी वीडियो देखो, कुछ भी देखो, पर एंड टाइम में सब फेल हो जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग बराबर कर पाते हैं, वो मैं भी आपको आगे जाके बताऊंगा। यहाँ से आने के बाद में आप लिफ्ट में से यहाँ से बाहर आ सकते हैं। यहाँ 2 एलिवेटर रखे हुए हैं इन्होंने, दोनों एलिवेटर से आप यूज़ करके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आ सकते हैं। ये ऑटो एलिवेटर है, यहाँ से आप आ सकते हैं। फिर यहाँ स्टेयरकेस भी है, आप स्टेयरकेस से भी आ सकते हैं। इजी है, कोई ऐसा है नहीं कि इंटरनेशनल पे लोगों का जनरली क्वेश्चन होता है कि फ़र्स्ट ट्रिप इंटरनेशनल का क्या करते हैं, कैसे होता है। तो बिल्कुल इजी है। इमिग्रेशन के लिए आप बिल्कुल मत सोचिए, इमिग्रेशन में वो आपको वही पूछने वाले हैं जिसका जवाब आप खुद जानते हैं। अगर आपका खुद का प्लान किया हुआ है, आपने आइटनरी आपकी खुद की है, तो आप बिंदास आइए, बिंदास उनको बताइए, जो भी पूछते बिल्कुल चिक्किए मत, एकदम इजीली क्लियर हो जाता है सब कुछ। ये कभी भी का फूड काउंटर है, जहाँ बिल्कुल पब्लिक नहीं दिख रही है अभी। शायद लोग घर से ही सब स्नैक्स लेके आए होंगे या डिनर करके आए होंगे। तो इवनिंग टाइम है, इसलिए ऐसा दिख रहा है हमको। ये बाग बकरी जो फेमस है गुजरात में, उसका काउंटर है, बहुत अच्छी चाय होती है इनकी। ये सामने मेरे हैवमोर का आइसक्रीम पार्लर है, बहुत अच्छा टेस्ट है हैवमोर का। आई थिंक सबसे बेस्ट है गुजरात के लिए। अभी आई थिंक इंडिया में काफ़ी जगह पे मिलता है, आप टेस्ट करें ये आइसक्रीम को, बहुत सारे फ्लेवर है। ये लोग कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं, जो बहुत ही अच्छा लगता है फ्लेवर में। अभी अनाउंसमेंट हुई है और हनोई के लिए गेट ओपन हो गया है। 7 नंबर गेट है हमारा। जस्ट अभी आके उसने बोला है कि अगर हनोई का जो पैसेंजर है वो गेट नंबर 7 पे चले जाएं। देखते हैं वहाँ क्या है, कुछ फूड काउंटर वहाँ भी होंगे। यहाँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि आप एक बजट ट्रिप लेके चल रहे हैं तो बहुत कुछ मायने रखता है। आप सब समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है वहाँ पे, अभी वहाँ जाके देखता हूँ मैं। यहाँ पे सब अभी बैरिकेड था, ये लोग ने ओपन कर दिया है। ये साइड में वेटिंग एरिया था, और ये साइड से हम आए थे, वो सामने से। अभी हम जा रहे हैं, हमारी जर्नी जहाँ से स्टार्ट होने वाली है वहाँ पे। 10 बज चुके हैं। आई
थिंक वियतनाम के लिए पैसेंजर ज़्यादा नहीं है, बहुत कम पैसेंजर दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, सब खाली पड़ा हुआ है। यहाँ से हम लोग फ्लाई करेंगे, ये दरवाजे से जाएंगे सीधा हम फ्लाइट में, और ये सब वेटिंग एरिया है यहाँ पे। और ये वहाँ लाउंजेस थे, यहाँ कुछ यूनिक बनाया हुआ है। कपल हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए, सिंगल है तो और अच्छा है आपके लिए। 3 दिन के मैंने बुक किए हुए हैं, इसमें से होटल 2 दिन का मैंने पे किया हुआ है, और जो मेरा कल का होटल है मैंने बुक किया हुआ है, उसके पैसे मुझे वहाँ जाके देने हैं, कुछ 400-500 रुपये होगा। मैंने वहाँ पे डोरमेट्री बंक बेड है वो लिया हुआ है, क्योंकि काफ़ी मैंने रिव्यू देखे हैं, काफ़ी वीडियो में भी देखा है मैंने कि लोग बंक बेड ही ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं। रेकमेंड भी लोगों ने किया हुआ है, जो भी ट्रैवलर हैं हमारे दोस्त, उसी हिसाब से मैंने भी वही लिया है। और पहले मेरा प्लान था कि मैं जाऊंगा हनोई में घूमूंगा, या डायरेक्ट हनोई में एक दिन स्टे करके पूरा एक्सप्लोर करूंगा, उसके बाद मैं आगे जाके करूंगा। फिर मैंने वीज़ा लेने के बाद, टिकट होने के बाद, होटल होने के बाद, फिर उसको सब वीडियो देखी, तो मैंने सेलेक्ट किया है कि मैंने अपना डेस्टिनेशन चेंज कर दिया है। मैं हनोई ना जाते हुए सबसे पहले जाऊँगा निनबिन हनोई से कुछ 100 किलोमीटर है। उसमें क्या होगा, मेरा एक दिन आई थिंक बच जाएगा, क्योंकि मुझे वैसे भी हनोई से निनबिन तो जाना ही था। तो मैंने सोचा कि मैं सीधा ही हनोई से निनबिन जाऊंगा। आई थिंक मैं 1 या 2 बजे पहुंच जाऊंगा। तो एक दिन जो कल का दिन है, जितना एक्सप्लोर कर पाऊंगा मैं करूंगा, और फिर नेक्स्ट डे फिर मैं जो बाकी बच जाएगा निनबिन में वो एक्सप्लोर करूंगा, और नेक्स्ट डे मैं वहाँ से हनोई के लिए जाऊंगा। और हनोई जाने के बाद देखते हैं वहाँ पे कौन से होटल बुक करने हैं, क्योंकि मैंने अभी तक हनोई के लिए कोई होटल बुक नहीं किया है। पहले किया था, फिर मैंने कैंसिल कर दिया, वो मैं वहाँ जाके आपको बताऊँगा। तो ओवरऑल मेरा 14,000 एक्सपेंस जो है वो यही हो गया बजट ट्रिप में। और मैंने पहले प्लान किया था 25,000, फिर मेरा बजट आई थिंक थोड़ा बढ़ गया, तो 30,000 के आसपास मैंने बजट रखा हुआ है, तो मैं उसमें ही रिटर्न आऊँगा। और बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना खर्चा करते, क्या एक्सपेंस करते हैं आप, वो आपके ऊपर आता है। बात करते हैं फॉरेक्स की। तो फॉरेक्स मैंने यहीं से थॉमस कुक से ले लिया है, ताकि मुझे वहाँ जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो। उन्होंने मुझे इनवॉइस भी दिया है, ताकि अगर कोई पूछता भी है तो आप बता सकते हैं कि आपने लीगली परचेज़ किए हुए हैं। और थॉमस कुक की पॉलिसी है, आपका वीज़ा, पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट, आपके फ़्लाइट टिकट, आने जाने के, होटल बुकिंग सब चेक करते हैं और आपको फॉरेक्स दे देते हैं। और वीज़ा जनरली बोलते हैं 3-4 दिन लगते हैं। मेरे केस में कैसा हुआ था कि मेरे आई थिंक 6 से 7 दिन लग गए थे, क्योंकि हॉलीडे थे, इंडिया में भी थे, वियतनाम में भी थे, सैटरडे संडे भी आ गया था। तो मैंने 18 अगस्त को बुक किया था और मेरा 24 या 25 को आया था। और प्लानिंग सही से नहीं हुई थी, जिसकी वजह से मेरा फिर 5 डेज़ का ही मैंने प्लान किया। अगर मेरी सही प्लानिंग होती तो मैं शायद ज़्यादा दिन करता। तो मैं रेकमेंड यही करूँगा कि वीज़ा आने के बाद तुरंत फ़्लाइट टिकट पे ना जाएं, आप अच्छे से देख लें, आपको प्लान कर लें। क्योंकि मैंने क्या किया था, मेरा जैसे ही वीज़ा आया था मैंने तुरंत टिकट करवाई थी। तो टिकट मैंने वेटजेट से ही किया था, टिकट मैंने काफ़ी सस्ते में पड़ गई थी उस समय। बट टिकट लेने के तुरंत बाद मुझे कीवी की तरफ से भी ऑफ़र था, तो वो कुछ 12,000 के आसपास मुझे मिल रही थी, पर कुछ कर नहीं सकते थे उसमें, जो हो गया वो बेस्ट है। वियतनाम वेटजेट फ़्लाइट के बारे में सिर्फ सुना था कि उसके सर्विसेज अच्छी नहीं है, और अभी मैं एयरपोर्ट पे हूँ और अभी मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी हुए हैं 10:45 और हमारी फ़्लाइट जो है 11:40 की है। और अभी जस्ट ये लोग आए हैं, इनका स्टाफ, और अनाउंस कर रहे हैं कि हनोई की फ़्लाइट के लिए आप गेट पे आ जाइए, बोर्डिंग स्टार्ट है। तो मैंने जस्ट एक स्टाफ से पूछा कि यार अभी तो फ़्लाइट टेक ऑफ करने में बहुत टाइम लगेगा, तो आप इतनी जल्दी क्यों बुला रहे हैं सबको। तो स्टाफ ने मुझे ऐसा बोला है कि सर हमको हमारे सीनियर ने जो इंस्ट्रक्शन दी हम वो इंस्ट्रक्शन देते हैं आगे, तो आप प्लीज़ आ जाइए, आपका गेट पास ले लीजिए आके। तो मैंने तो उनको बोला कि मैं वहाँ अंदर जाके भी क्या करूँगा, क्योंकि अंदर आपको पता ही है कि अंदर सीटिंग करने के बाद टाइम स्पेंड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो उससे बेटर है कि मैं यहीं पे वेट करूँगा। अभी
लगभग 25 मिनट यहाँ वेट करूँगा। 25 मिनट के बाद में मैं वहाँ पे गेट पे जाके अपना फ़्लाइट के लिए एंट्री लूँगा। अब स्टार्टिंग फेस जो है वेट जेट का वो तो एक्सपीरियंस हो गया है। अब सुना है कि अंदर जाने के बाद स्टाफ अच्छा नहीं है और लेग स्पेस नहीं है, सीटिंग अरेंजमेंट जो भी है वो पता नहीं है। अब अंदर जाके देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आप सब लोग को। जनरली क्या होता है कि इंटरनेशनल आप जब भी टूर करते हैं तो काफ़ी सारे कार्ड्स के ऊपर लॉन्ज एक्सेस फ्री होता है, कुछ मिनिमम चार्जेस होते हैं, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ और 25 रुपीज़। मेरे पास 2-3 कार्ड थे, पर मैं एक ही कार्ड लाया था क्योंकि मुझे ट्रस्ट था कि मेरा वो कार्ड सबसे अच्छा HDFC का है, रिगालिया कार्ड। लाउंज पे जब मैं गया तो उन्होंने मुझे बताया कि सर ये बैंक ने लास्ट मंथ ही सर्विस क्लोज़ की है आपकी। तो मैं तो डिनर करके भी नहीं आया था, तो मैंने सोचा था कि मैं वहाँ पे कर लूँगा क्योंकि एक्सेस मिल जाता है। तो फिर भी मेरे पास था कुछ स्नैक्स, घर से फैमिली ने बना के दिया था, तो मैंने जस्ट उसको फिनिश किया अभी। तो और मेरे पास एक्सिस बैंक का कार्ड था, वो मेरा घर पे रह गया था तो मैं नहीं यूज़ कर पाया। नेक्स्ट टाइम आप जब भी आते हैं तो आप 2-3 कार्ड अपने कैरी करिए, पता नहीं कौन से कार्ड का एक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर आप बैंक से पहले चेक करेंगे, मैंने चेक किया था HDFC में कि सर मैं इंटरनेट ट्रिप कर रहा हूँ तो मेरा लॉन्ज एक्सेस हो पाएगा, तो मुझे उन्होंने अहमदाबाद के लिए भी बोला। और प्रायोरिटी पास जो मेरे पास है वो इंटरनेशनल जाने के बाद जब मैं इंडिया से बाहर चला जाऊंगा तो वहाँ पे एक्सेस मिलेगा ही, और अर्ली मॉर्निंग कुछ नहीं मिलेगा। तो मुझे जब मैं रिटर्न फ़्लाइट के लिए आऊँगा तब मुझे उसका एक्सेस मिलेगा, तो वो लॉन्च में मैं आपको दिखाऊँगा। तो अभी फिर दोबारा से वो बस आए हैं कि बोर्डिंग के लिए आप आ जाइए, आप एंट्री ले लीजिए, बट एंट्री लेके भी क्या करेंगे हम वहाँ पे। तो लेट्स सी, यहीं बैठे देखते हैं क्या होता है आगे। ये सोलो ट्रैवल मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस यही रहा है। ये लास्ट 2 आवर्स में मैंने आई थिंक 8:30 को एंट्री लिया था। अगर आप सोलो ट्रैवल कर ले तो आपके लिए सबसे बेस्ट है बैकपैक, क्योंकि उसको कैरी करना इजी है, उसको ले जाना इजी है, उसको अपने साथ रख सकते हैं, आपको होटल में रखने की ज़रूरत नहीं है, सारा सामान आप खुद रखें। तो बैकपैक बेस्ट ऑप्शन है। तो मैंने भी वही लिया है, 7 किलो का था मेरा बैग, बट मेरा जो वेट था बैग का वो 7.5 समथिंग हो गया था। दोबारा स्टाफ आया था अभी उनका, और स्टाफ फिर बोल रहा है कि सर आप प्लीज़ अंदर जाके बैठिए, हमको ऊपर से स्टाफ ने बोला है। तो अगेन मैंने उनको एक ही क्वेश्चन किया कि भैया मैं अंदर जाके क्या करूं, अब मैं बाहर बैठूं या अंदर बैठूं। अंदर जाके बैठने का कोई मतलब नहीं है। और मैंने उनसे एक चीज़ पूछी कि क्या आप सेल्स बढ़ाने वाले अंदर जो फूड है, वाटर है, क्योंकि ये जो वेटजेट एयरलाइंस है ये कुछ प्रोवाइड नहीं करती है टिकट के साथ, सब कुछ आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। और आई थिंक वो इंडियन रुपीज़ भी नहीं लेती है, तो डॉलर कैरी किए होंगे तो आप डॉलर एक्सचेंज जो फूड के लिए कर सकते हैं, बाकी इंडियन रुपीज़ तो अंदर लेंगे ही नहीं। और आप एग्जैक्ट 1 आवर आप फ्लाइट के अंदर बैठ के क्या एक्सपीरियंस लेंगे, तो मैं तो यहीं बैठने वाला हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अभी दोबारा स्टाफ आया था मेरे पास, और उन्होंने ऐसा बोला है कि बैड वेदर की वजह से हम जल्दी फ़्लाइट ले जाएंगे, इसलिए हम सबको बता रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी फ़्लाइट में आ जाइए, बोर्डिंग चेकिंग कर दीजिए ताकि ये लोग जल्दी फ़्लाइट ले जा पाए, नहीं तो फिर 1-2 घंटे डिले होगी। तो देखते हैं अभी अंदर क्या होता है, जाके पता लगेगा। तो भैया यहाँ अंदर आने के बाद दूसरे स्टाफ ने बोला कि सर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, फ़्लाइट तो उसके टाइम पे जाएगी। तो बाहर ये लोग कुछ और बोल रहे हैं और अंदर ये लोग ने कुछ और बोला है, तो देखते हैं। हेलो हेलो, वेयर इज़ माई सीट? 15D. This is the first row. 15. ओके, Yeah. थैंक यू। Laptop computers, electronic games, must be switched off. फ्लाइट में हम बैठ गए हैं, और फ्लाइट का जो मिडल स्पेस है वो बहुत अच्छा है, और जो लेग स्पेस है वो एज़ कम्पेयर्ड इंडिगो से थोड़ा सा कम है, बट ठीक है। जैसा लोग बोलते हैं कि बहुत ही कम है, फिर आप इतना चीप फ्लाइट में जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, पर मुझे नहीं लगता है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ है। लेग स्पेस ठीक है, मेरे ये से आ रहे हैं लेग स्पेस, तो मैंने तो जानबूझ के सीट ये ली थी क्योंकि विंडो सीट में मुझे नहीं जाना था, क्योंकि मुझे पता था कि लेग स्पेस का इशू होगा, तो मैं ऐसे लेग निकाल सकता हूँ अपने। तो ओवरऑल
अच्छी फ़्लाइट है, नई फ़्लाइट है, प्लेन भी नया ही है। फ्यूल अभी शायद फिल कर रहे हैं ये लोग, और बाहर बारिश हो रही है। लग रहा है कि ये 5-10 मिनट पहले ही टेक ऑफ करेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। पैसेंजर ज़्यादा नहीं है, कम है एज़ कम्पेयर इंडिगो। इंडिगो में आई थिंक लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं, और वियतनाम जाने के लिए चीपेस्ट फ़्लाइट में से पहले नंबर पे वेटजेट आती है। दोस्तों एक गुड न्यूज़ है मेरे लिए, मेरी सीट पे ये पास में 2 सीट खाली है, तो आई डोंट थिंक कि अभी कोई आने वाला है, क्योंकि इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है और ये लोग अभी प्लेन टेक ऑफ करने के लिए रनवे पे ले जा रहे हैं। ये लोग इंग्लिश में कम बात करते हैं, जो भी एयर होस्टेस है उसने अभी वियतनामी भाषा में ही बात की है, तो आई थिंक अच्छा होगा एक्सपीरियंस मेरा अभी, क्योंकि यहाँ भी स्पेस खाली है, यहाँ भी स्पेस खाली है, और ये मेरे साथ में 2 सीट हैं, तो मैं ये इसको ऊपर करके और मैं आराम से यहीं पे सो सकता हूँ। तो भगवान ने बहुत अच्छा जगह दिया है मुझे, और बहुत मज़ा आएगा मुझे तो यहाँ पे। मैं तो जब प्लेन एक बार टेक ऑफ हो जाएगा तो सीधा मैं यहाँ पे आके बैठ जाऊँगा। तो प्लेन अभी रिवर्स हो रहा है, अभी सीधा यहाँ से सीधा जाएगा रनवे की तरफ। तो विद इन 10 मिनट्स में 11:40 का इसका टाइमिंग है, तो अभी 11:20 हो गए हैं, तो 25 मिनट्स में ये टेक ऑफ हो जाएगा। बहुत सीट खाली है, नॉट रॉन्ग, तो 30% सीट्स जो है वो इसकी खाली है, 30%। Tất cả các chuyến bay của Vietjet là chuyến bay không hút thuốc, bao gồm cả thuốc lá điện tử. Tất cả các khu vực đều có gắn thiết bị tháo khói, bao gồm cả trong phòng vệ sinh. Xin cảm ơn. Smoking is prohibited on all Vietjet flights, including e-cigarettes and vaporizers. Smoke detectors are installed in every part of the aircraft, including lavatories. Thank you. अभी हमारे फ्लाइट के पायलट रनवे की तरफ ले जाते हुए प्लेन को Do not use mobile phone.